Good morning, viewers. You're now watching Hornbill TV's Morning Pulse. BJP leader Altaf Thakur said the party has served a legal notice to Omar Abdullah over his allegation that 20 to 30 crore was offered to an MLA. Thakur said Abdullah failed to disclose the source of identity of the person behind the claim despite naming a Supreme Court lawyer and BJP leader. He added that the BJP has demanded an apology and warned of a 100 crore defamation suit and criminal complaint if Abdullah does not retract his remarks. देखिए, उमर साहब ने जिस तरह से झूठ बोला था कि 20 से 30 करोड़ हमारे किसी एमएलए को ऑफर किया गया था, एक और मिनिस्ट्रियल बर्थ और स्टेटहुड, आप हमारे साथ आइए। हमने तब भी उमर साहब से यही सवाल किया था कि आपका सोर्स क्या है, किस एमएलए को कहा, किधर कहा, कौन सा होटल था, कौन सी प्लेस थी, कौन सी जगह था। और जो आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का वकील है और पदाधिकारी है भारतीय जनता पार्टी का, कम से कम नाम तो बताना चाहिए उमर साहब को। ये हवा में तीर मारने से कोई भारतीय जनता पार्टी शगुफे पे यकीन नहीं रखती। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस की आदत है रोज शगुफे डालना, लेकिन हम शगुफे नहीं, हम सच्चाई पे यकीन रखते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की जो लीगल टीम है, हमारी चीफ स्पोक्सपर्सन सुनील सेठी साहब जिसको हेड कर रहे हैं, और प्रमोद सेठ साहब जो भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्सपर्सन भी है और एक एडवोकेट भी है, उन्होंने ये काम आज एक लीगल नोटिस उमर साहब को भेजी है। और इसमें उमर साहब को कहा गया कि अगर आप 7 दिन के अंदर अंदर अपने इस झूठ पे माफी नहीं मांगोगे तो 100 करोड़ का डिफर्मेशन केस आपके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी फाइल करेगी और क्रिमिनल कंप्लेंट भी आपके खिलाफ हम फाइल करेंगे। उमर साहब जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह कर रही है, झूठ बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी बिकाव पे यकीन नहीं रखती है, हमने बार बार इसी बात को कहा। लेकिन उमर साहब जिस लेवल पे उसकी फ्रस्ट्रेशन आई है, वो कल बेगम अकबर जहां की उस फंक्शन जो थी, जब खराज अकीदत उनको वहां भी सामने आई, वहां उन्होंने खराज अकीदत बेगम अकबर जहां को कम किया, लेकिन हर एक उसके भाषण में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी कम से कम अपनी दादी की कब्र पे जाके आपको तो कम से कम वहां सच कहना चाहिए था। लेकिन उमर साहब को ना रिश्तों का कोई लिहाज है। जिस जगह पे गई थी उनकी दादी है, फातेह खानी हो रही, और फातेह खानी में भी उमर साहब ने झूठ बोला और भारतीय जनता पार्टी पे बहुत बड़ा इल्जाम लगाया, झूठा इल्जाम लगाया। उस झूठ जो उमर साहब ने कहा, उसी झूठ के खिलाफ आज हम उनको लीगल नोटिस भेजी और डिफर्मेशन केस करेंगे अगर 7 दिन के अंदर उमर अब्दुल्ला साहब ने जम्मू कश्मीर के लोगों और भारतीय जनता पार्टी से माफी नहीं मांगी। उमर अब्दुल्ला ने कल जम्मू बोला, क्या हम स्टेटहुड के लिए ट्रंप के पास जाना पड़ेगा? देखिए, उमर साहब और नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्यार पहले पाकिस्तान के साथ था, फिर उनके वालिद साहब चाइना पहुंचे, आज उमर साहब अमेरिका पहुंचे। देना इंडियन पार्लियामेंट को, मोदी जी को देना है, प्रधानमंत्री जी को, होम मिनिस्टर साहब को देना। अब उमर साहब ट्रंप पे उम्मीदें लगाए रखे हैं, अब वो पाकिस्तान पे उम्मीदें लगाए रखे, चाइना पे उम्मीदें आई, ये भी वो गुमराह करने वाली बात है। उमर साहब को अपने देश की अदालत, देश के सुप्रीम कोर्ट, देश की आईन, देश के पार्लियामेंट से ज्यादा भरोसा ट्रंप पे है। ये भी उमर साहब की एक वो, इसको हम कहते हैं कि जिस तरह बार बार वो दर्शा रहा है उनकी स्टेटमेंट से, उनकी बॉडी लैंग्वेज, ये बौखलाहट है। मांगना है अपने देश से मांगो, ट्रंप देने वाले नहीं है। BJP and Congress leaders reacted to the alleged embezzlement of donations at the Ram Mandir. BJP leaders condemned the alleged that theft and said authorities were taking appropriate action, while Congress questioned the government's security arrangements, arguing the incident raised concerns over the protection of religious institutions. तो राम मंदिर तो असम से बहुत दूर है ना, राम मंदिर के लिए मैं बातें करना नहीं चाहता, लेकिन ये बात सही है कि राम मंदिर में ये जो डोनेशन का जो चोरी हुआ है, ये ऐसा काम, ये गलत काम है, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो भगवान के नाम पर सराहा किया जाता है, उस सरावा को किसी ने लेना भी नहीं है, उसे किसी को देना भी नहीं है। इसीलिए भगवान का पैसा भगवान के लिए काम लगाना चाहिए, किसी को चोरी होना मत देना चाहिए। और सर, हिंदू राष्ट्र के ऊपर में आपको क्या है? हिंदू राष्ट्र देखिए, ये तो भारत भूमि
वैचित्रपूर्ण भारत भूमि है। ये हिंदू राष्ट्र बनाना इतना आसान भी नहीं है, लेकिन ये बात सही है कि इस राष्ट्र में लगभग 80% लोग हिंदू कम्युनिटी का है। इसीलिए 80% हिंदू कम्युनिटी का बातें तो हम करेंगे ही, और साथ ही साथ मोदी जी का जो नारा है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, इस नारा को भी साथ में लेकर हम चलना चाहिए ताकि इस देश को अच्छी तरह चला सके। और सर एक बात है, असम में देखा गया कि हाथी और आदमी का बीच में थोड़ा लड़ाई चल रहा है, तो कोई जगह में उत्पात हो रहा है, तो क्या कहना चाहिए? क्या बोला है? हाथी और आदमी का बीच में। हाँ, मैन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट तो बहुत दिन से हो रहा है, इसको सुलझना चाहिए समस्या, लेकिन मैं सोचता हूँ कि अगले दिन में हो जाएगा। और एक सवाल, पीएम और सीएम का बहुत संघर्ष जो फ्लड ऐसी बात नहीं है, फ्लड हर एक साल आते हैं और सरकार की तरफ से व्यवस्था लिया जाता है, डिपार्टमेंट की तरफ से भी। और जो गुवाहाटी में जो पानी हुए हैं, जो बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण से हुए, इतना बारिश, और साथ ही साथ पास में मेघालय जैसे स्टेट है, वहाँ से भी पानी आ जाते हैं और जिसकी सारी समस्या होती है। और हमारी सरकार काम कर रही है और हम चाहते हैं जो पानी ब्लॉक हुए हैं, बारिश के पानी वो निकले, और इसके लिए हमारे जीएमसी के सभी लोग काम कर रहे हैं। राम मंदिर से संघर्ष के लिए विवाद हो रहा है। देखिए, राम मंदिर के लेके आप लोगों को पता है कि जो वहाँ चोरी हुए थे वो बहुत बड़ी घटना घट गई। जो भी हो, सीसीटीवी में इस बारे में दिखाया गया है और प्रशासन की तरफ से व्यवस्था भी लिया गया है, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ। हिंदू राष्ट्र के बारे में क्या बोलना है? देखिए, हम लोग तो हिंदू हैं और हम लोग सब लोग सोचे कि ये हिंद राष्ट्र है, वही हम चाहते हैं। और इसमें बोलें क्या है, जब भारत और पाकिस्तान माने दोनों देश जब डिवाइड हो गया तो एक हिंदुस्तान और एक पाकिस्तान बोल के दो देश बना, तो हम लोग हिंदुस्तान में हैं और हम लोग हिंदू हैं। अच्छा, हाथी और मानव का अभी बहुत ये सिचुएशन चल रहा है, हाथी और मानव का क्या बोलना है आपको? देखिए, हाथी और इंसान के बीच में अपनी लड़ाई होते रहते हैं, और हाथी गांव में आते हैं, कोई गांव में नष्ट करके चले जाते हैं। तो क्या है कि आज जो जंगल है हमारी, तो जंगल में उनका जो दाना पानी था वो ख़त्म हो गया, जिस कारण से हाथी बाहर आ गया है, गांव में आते हैं। और इसी तरह हम लोग चाहते हैं कि हमारी सरकार भी चाहते हैं कि जंगल में ऐसे पेड़ भी लगाए जाएं जो हाथी का दाना हो और हाथी बाहर ना आए। तो इसलिए इस तरह से बात भी कहा गया है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से इस तरह से काम भी कर रहे हैं। तो राम मंदिर जो इशू है वो ये गवर्नमेंट ने राम मंदिर को ही ठीक से सिक्योरिटी दे नहीं पाया। राम मंदिर से पैसा चोरी हो गया, इससे खराब बात और इससे बुरी बात देश में हो ही नहीं सकता है। जो देश का सबसे जिसके मुद्दे पर वो लोग इलेक्शन जीता है, वही मंदिर को ही वो लोग सुरक्षा नहीं दे सकते। वहाँ से ही पैसा चोरी होता है, तो बाकी मंदिर कैसे सुरक्षित रहेगा? और हिंदू राष्ट्र के बारे में आपको क्या बोलना? Jammu and Kashmir BJP Chief Satpal Sharma said he has issued a legal notice to Chief Minister Omar Abdullah over what he described as false, baseless and defamatory allegation against the BJP. Sharma alleged that Abdullah's remarks were aimed at tarnishing the party's image and said he should either disclose the names of those backing his claims or issue a public apology. He added that the legal notice seeks 100 crore in damages for defamation and warned of further legal action if no apology is forthcoming. देखिए, जो बयान उनके माध्यम से आया था, भारतीय जनता पार्टी की छवि को खराब करने का प्रयत्न उनके माध्यम से हुआ था। मैंने सीधे तौर पर सार्वजनिक तौर पर कहा था कि उनके नाम जो हैं उनके सार्वजनिक किया जाए, जो भी नाम है, विधायक का नाम भी और हमारा जो सो कॉल्ड हमारा कोई नेता, उसका भी नाम जो है वो सार्वजनिक किया जाए। अगर वो सार्वजनिक नहीं कर सकते, वो कहें कि गलती हुई है, माफ़ी मांगें। अगर वो माफ़ी नहीं मांगते, वो लीगल नोटिस मैंने इशू कर दिया है, उन्हीं की हैसियत के हिसाब से
100 करोड़ रुपए से की राशि जो है हमने मानहानि के तौर पर उनसे मांगी है। कोर्ट में हम लोग मैंने अपने एडवोकेट्स को कहा है, सभी एडवोकेट्स तैयार हैं और ख़ास तौर पर उस इंसान के प्रति जिसने भारतीय जनता पार्टी की छवि को खराब करने का प्रयत्न जो है वो किया है। हमारे इंडिविजुअल के ऊपर बोले, मेरे देश के ऊपर कोई बोलेगा मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, मेरी पार्टी के ऊपर कोई बोलेगा मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, मेरे ऊपर बोले कोई मायने नहीं रखता, लेकिन जो देश है मेरा सर पर मेरे लिए देश है और उसके बाद मेरी पार्टी का हित है, तो इन दोनों हितों को मैं मद्देनजर रखता हूं। इसी के अंतर्गत मैंने एक लीगल नोटिस जो है उनको जारी किया। पर क्या कारण आपको लगता है कि इस तरह का बड़ा एलिगेशन उन्होंने आप पर लगाया? देखिए, 2 वर्ष के अंतराल में एक भी काम उनके माध्यम से नहीं, कोई 3 काम बड़े गिना दें मुझे जो उनके माध्यम से हुए हैं, नहीं हुए हैं। एलिवेशंस हुई हैं, ट्रांसफर्स हुई हैं, प्रमोशंस हुई हैं, यही हुआ है। चुनाव में लोग उनको समझ चुके हैं। क्यों यहाँ पर ये हथकंडे अपनाए जा रहे हैं? महाराजा धीराज के पांव तले, पांव के नीचे बैठकर कार्यक्रम होता है और वहां पर महाराजा जी को पुष्प अर्जित नहीं किए जाते, क्योंकि इन लोगों ने महाराजा धीराज को कभी महाराजा धीराज समझा नहीं। जगह नहीं, अवेलेबिलिटी थी, वहां पहुंच गए, लेकिन महाराजा धीराज के चरणों में नमन करते हुए, पुष्प अर्जित करते हुए इन्हें शर्म आई, क्योंकि यही महाराजा धीराज थे जिनके विरुद्ध इन लोगों ने हमेशा जो था युद्ध इन्होंने और इनके बाप दादाओं ने जो था वो जारी रखा। ये तौहीन जम्मू कश्मीर कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, मानकर चलिए। लीगल नोटिस का जवाब लीगल दें। बहुत बहुत धन्यवाद। पर क्या आपको लगता है कि जो 20 तारीख को प्रोटेस्ट होने वाला है इनकी तरफ से, उसमें कोई मतलब उसके कोई नतीजा निकलेगा या भारतीय जनता पार्टी उस पर क्या सोचती है? देखिए, लाइमलाइट में रहने के लिए इन्होंने 20 तारीख चुनी है, संसद उस दिन लगेगी। 19 को क्यों नहीं चुना? 18 को क्यों नहीं चुना? 2 कार्यक्रम अभी हो गए हैं, अभी क्यों नहीं चुना? लाइमलाइट में रहने के लिए लोग जानते हैं। जम्मू कश्मीर के लोग तो इनको जान चुके हैं, अब दिल्ली वाले लोग भी इनको जानेंगे। डेमोक्रेसी है, इनको हक है वहाँ जाने का भी, अपना प्रदर्शन करने का भी, अपनी बात भी रखने का। वहाँ हमारी तरफ से कोई हस्तक्षेप नहीं है। हम तो चाहते हैं जहाँ भी जाकर अपनी बात रखना चाहे रखें। जिस इंसान को प्रधानमंत्री जी के ऊपर विश्वास नहीं है, उससे और क्या अच्छा तवक्को की जा सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। Up next, Bihar Minister Deepak Prakash, who expressed confidence in the NDA's prospects in the Bankipur by-election, stating that voters would cast their ballot based on the government's performance and asserting that the NDA candidate's victory was certain. Commenting on RJD leader Tejasvi Yadav's foreign visit, Prakash said the public would judge political leaders based on their presence among the people and make its assessment accordingly. शुभकामना है उनको, नामांकन करे और मुझे पूरा विश्वास है कि जो काम हुआ है केंद्र की सरकार के द्वारा, राज्य की सरकार के द्वारा और पिछले 20 सालों में जो काम हुआ है बिहार में, निश्चित तौर पर जनता उस पर मुहर लगाएगी। नहीं, स्वतंत्र है, चुनाव लड़ने के लिए लड़ सकते हैं सभी लोग। बीजेपी से जब नाम वापस किया गया तो प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि बीजेपी बैकफुट पे है बाकी नहीं, किसी भी प्रकार की ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल सरकार के काम के ऊपर वोटिंग होगी और जीत बिल्कुल निश्चित है एनडीए कैंडिडेट की। सर, एक चीज मामला फिर पकड़े हुए, आरएसएस ने मीटिंग की थी और राम मंदिर के चौहान को लेकर उन्होंने कहा है कि बहुत दुखद घटना है और जांच जो भी होगा उसमें देख पाएगा। नहीं, जो घटना हुई है बिल्कुल दुखद तो है। मंदिर में लोग अपनी श्रद्धा से जाते हैं, अपना योगदान देते हैं, उसमें इस तरीके की बात बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन बिल्कुल जांच इसमें निष्पक्ष तरीके से हो और जो भी दोषी हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और सुनिश्चित करने की जरूरत है कि आगे भी इस तरह की घटना नहीं हो। इसके लिए एक सिस्टम बनाने की जरूरत है, तो सभी चीज़ों पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो पहले से अब हम लोग देखते आ रहे हैं, विधानसभा का सत्र चल रहा था, इतना महत्वपूर्ण सत्र था, सरकार बनने के बाद पहला सत्र था, तब भी वो नहीं थे और निरंतर वो बाहर ही रहते हैं। तो सभी लोग देख रहे हैं, जनता भी देख रही है कौन लोग जनता के बीच में है, कौन लोग जनता के बीच में नहीं है। तो जनता सभी कुछ देख रही है, उसके हिसाब से आकलन करेगी तो बैठक के बारे में हमको बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जो कुछ भी एक रूटीन बैठक होगी, जो कुछ भी चल रहा है उसको लेकर डिस्कशन के लिए बैठक होगी। कोर्ट में अब उसमें एग्जैक्टली क्या मामला है सब कुछ, लेकिन जांच चल रही थी उसकी और जो भी उसमें मैटर होगा बिल्कुल सरकार की ओर से निष्पक्ष होकर कार्रवाई की जा रही है।
बाकी कोर्ट का मामला है तो उस पर हम बहुत कुछ कमेंट नहीं कर पाएंगे। The DMK has lodged a complaint alleging that Tamilaga Vetri Kazakam TVK is attempting to poach MLAs, citing claims made by MLA MR Vijay Bhaskar. Speaking to the media, DMK spokesperson TKS Ilan Govan said the complaint was based on Vijay Bhaskar's statement that he was allegedly pressured to join TVK. Ilan Govan alleged that the incident pointed the horse trading and urged the governor to take appropriate action. See, it is based on the statement of MR Vijay Bhaskar that we were pressurized to join TVK. See, that on the basis we have given a complaint that horse trading is happening and the governor should take a stance on that. If he is not taking any stance, what can we do? We have to approach the court only. That is what he had said. Only this giving time frame or approaching court, is it pressurizing the governor? No. Governor, when we give a complaint to governor goes to the public and say that if there is any complaint, give a letter to me, I will take action. So we are giving a letter, let him take action. And you say that this is the proof of the video which he gave a bite, MR Vijay Bhaskar gave a bite when Vijay had a meeting in Karur, right, sir? Yes. What is this thing all about? You already stated that horse trading has been happening. Yes. That is why Vijay had gone that day only because horse trading had happened, and in spite of the fact that he had had a huge gathering in 6 months back, his party lost there. And MR Vijay Bhaskar had won. But somehow he made him resign and taken him into his party. Maybe he is trying to field a candidate there. For the sake of campaigning only, he had gone there. And whatever MR Vijay Bhaskar's statement is, our R.S. Bharati had given a complaint based on that statement, that is, there is horse trading. You said that Vijay or TVK party have asked the current MLAs to resign and join. Is it the main allegation? See, that is different. Why should they join that party? How much they have received? Horse trading means they are willing to resign. For what? Do they want to lose their position as MLA? No. They have other benefits, that's all. Shiv Sena UBT MP Arvind Sawan has criticized the removal of beneficiaries from the Latli Behan scheme, alleging that a large number of women were persuaded to vote during the election based on the promise of the welfare initiative. Now, speaking to the media, Sawan said that lakhs of women have been dropped from the scheme and questioned the government's decision. He claimed that the scheme had influenced not only the beneficiaries but also their family members during the election. आपने सही फरमाया। आपको याद होगा कि इसके पूर्व भी मैंने इस विषय पर मेरा भाष्य किया है। अब आप सोचिए कि 92 लाख महिलाओं के नाम निरस्त किए गए उस योजना से। चुनाव में क्या हुआ? इन सभी लाडली बहनों ने इस प्रलोभन को लेकर अब जो सत्ता में बैठे हुए सरकार है उसको चुनकर दिया है। अब सिर्फ बहना ने नहीं दिया, उसके परिवार ने भी दिया। अगर आप उसको 3 से भी करेंगे तो पता चलेगा 9 2 करोड़ 70 लाख लोगों के वोट आपने पैसे देकर लिए। इसका मतलब अगर 2 करोड़ 70 लाख लोगों को आप अलग करोगे, वोट अलग करोगे, तो क्या आज की सरकार बैठेगी सत्ता पर? और पीठ पे छुरा फूकना इनका धंधा है। उसमें तो और भी आपने सवाल नहीं पूछे, उसमें पुरुष भी थे। उस महिलाओं की योजना में पुरुषों ने भी लाभ लिया। अब सरकार क्या करने वाली है? नाम तो निरस्त कर दिए, पछतावा हम भुगत रहे। जनता का पैसा आपने अपनी चुनाव के लिए, अपने पार्टी के चुनाव के लिए इस्तेमाल किया। ये बहुत बड़ा गुनाह है, संविधान के साथ खिलवाड़ है। और इसलिए मैं चाहता हूँ इस सरकार को इस बारे में बहुत बड़े सवाल, हालांकि विधानसभा का सत्र खत्म हुआ तभी उठाना चाहिए था। सीएजी के रिपोर्ट में बहुत सारे मुद्दे आते हैं, अभी पूरा पढ़ा नहीं, मेरे पास भी कॉपी आई है उनकी, तो अभी दिल्ली का पढ़ूँ, इनका पढ़ूँ, ऐसे हो रहा है। लेकिन ये जो बात है बहुत गंभीर है। आज वैसे भी हमारी खास करके राज्य सरकार की जो
देश में अपना क्रमांक है, अपने राज्य सरकार को नीचे गिरा है। कर्जा इतना ज़्यादा है कि पूछो मत, 100% से ज़्यादा कर्जे पे जाएगा। ऐसी हालत अपने राज्य की सरकार की इन्होंने बनाई हुई है। लोगों को पता नहीं और भटकाने में माहिर है, मूल मुद्दों को लेकर भटकाते रहते हैं। Congress has demanded action against the senior superintendent of police over the alleged lathi charge on protesters in the Lalita Gautam murder case. Speaking to the media, Congress Uttar Pradesh in charge Rajinder Pal Gautam alleged that the SSP had taken the law into his own hands during the protests. He questioned why no case had been registered against the officer and why no suspension had been ordered. और ऊपर से हमने एक मांग और आज इनसे की है कि जो एसएसपी साहब खुलेआम को अपने हाथ में उन्होंने लिया है, अभी तक उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके सस्पेंड करके उनके खिलाफ क्यों नहीं हुई है। कहा कि हम सबॉर्डिनेट अधिकारी हैं, वो हम नहीं बता सकते, लेकिन हम पूछना चाहते हैं और आज आप मीडिया के माध्यम से भी सरकार से पूछना चाहते हैं कि क्या कोई भी व्यक्ति, चाहे वो प्रधानमंत्री क्यों ना हो, चाहे मुख्यमंत्री क्यों ना हो, चाहे हमारे सांसद विधायक क्यों ना हो, हम क्यों ना हो, क्या कोई भी आदमी देश में कानून से, संविधान से ऊपर है? क्या आप खुली छूट दे देंगे पुलिस को किसी को मारने की? क्योंकि अभी बलिया के अंदर भी एक दलित बच्चे को पुलिस उठा के ले गई और उसको इतना मारा और उसको बाद में गांव के उस पर छोड़ दिया और वो हॉस्पिटल लेके गए, जाते ही उसकी डेथ हो गई। सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस बार बार कानून को मजाक क्यों बना रही है? क्या उत्तर प्रदेश की सरकार को और पुलिस को इस देश के न्यायालयों में और संविधान पर भरोसा नहीं है? जो खुलेआम वो जिस तरीके से लोगों को पीटते हैं, मारते हैं और उसकी हत्या तक हो जाती है, इन्होंने उत्तर प्रदेश की सरकार ने पुलिस को हत्यारा बना दिया है। ये बेहद शर्मनाक है। कानून सबके लिए बराबर है और सबको जो पावर मिली है, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे आईपीएस हो, आईएएस हो, विधायक हो, सांसद हो, सबको पावर संविधान से मिली और संविधान की इज्जत करना ये सबकी जिम्मेदारी है। कानून को हाथ में कोई दूसरा व्यक्ति ले, विधायक सांसद ले, तो भी वही कार्रवाई होनी चाहिए और कानून को कोई अपने हाथ में अधिकारी ले, उसके खिलाफ भी वही कार्रवाई होनी चाहिए जो संविधान कहता है। लेकिन अभी उन्होंने कहा कि हम बात कर रहे हैं, लेकिन हम इंतजार कर रहे हैं, अभी तक बताया नहीं है। उनको कम से कम 15 मिनट हो गए ये कहे हुए कि हम ऊपर से परमिशन ले रहे हैं। हमने उनको ये कहा कि हम पीड़ित परिवार से मिलकर केवल उनके दर्द को जानना चाहते हैं और उनको कितना न्याय मिला ये जानना चाहते हैं। हमने ये भी कहा कि हम आपको आश्वासन देते हैं, या तो आप हमारी गाड़ी में चलो या अपनी गाड़ी में हमें ले चलो, कम से कम पीड़ित परिवार से तो मिलवाओ। दूसरे लोगों को लेकर गौतम जी की लोग गिरफ्तार किए गए हैं, वो जातीय हिंसा कराना चाहते थे, इसलिए उन पर एक्शन किया गया, उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। देखिए, पहली तो एक बात समझिए, कोई भी अगर कानून के खिलाफ काम करे तो उसमें कानून के दायरे में रह के कार्रवाई होना। आप गुंडे नहीं हो। पुलिस का अधिकारी अगर गुंडे जैसा व्यवहार करेगा तो दूसरों पे क्या आचरण आएगा? सबॉर्डिनेट अधिकारी क्या सीखेंगे उससे? जब आप एक व्यक्ति आपकी हिरासत में है और उसको गाड़ी में बंद कर रखा है, बाहर से कुंडी लगा रखी है, उसके बाद दबंगों की तरह, गुंडों की तरह जाके खोल के बजाना शुरू कर देना, ये आप क्या संदेश देना चाहते हैं और अपने सबॉर्डिनेट अधिकारियों को क्या सिखाना चाहते हैं? आप एक ट्रेनिंग लेके आए हैं, आपको ये पावर जो है ना नहीं है। आपको संविधान ने जो पावर दी है, एक्सेसिव पावर कोई भी करता है वो संविधान के खिलाफ है, तो उसको भी वही कार्रवाई उसके खिलाफ होनी चाहिए जो सामान्य व्यक्ति के, बल्कि जो कानून का जानकार है उसके खिलाफ तो और भी ज्यादा सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। And that's the end of this bulletin, but there are more news coming in, so keep watching Hornbill TV.